सर सेक्शन 11 एक बार एक्सप्लेन कर दें, थोड़ा सा समझ में नहीं आया है। 11 4 सर। सेक्शन 4 इज अबाउट ओवरराइडिंग इफेक्ट। ओवरराइडिंग इफेक्ट कहने का मतलब है कि कस्टम को यहां पर मेनली एक्सप्रेसली सेव किया गया है कि कई बार क्या होता है कि सपिंडास या प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप जिसके बारे में हमने पढ़ा है, वो जब सेक्शन 5 में हम डिस्कस करेंगे तो उनमें शादियां नहीं होती हैं, ये क्लियरली कहा गया है। लेकिन अगर किसी सोसाइटी का, किसी गांव का, किसी समाज का, किसी राज्य का कस्टम उसको अलाउ करता है तो वहां पर वो कस्टम प्रिवेल कर जाता है पर्सनल लॉ के ऊपर। तो इसको यहां पर सेव किया गया है। ये दो बातें इसमें है सेक्शन 4 में। और दूसरा जो पॉइंट है वो ये कहता है कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के आने से पहले जो दूसरे लॉ थे, जो मैरिज लॉज थी, वो अगर इनकंसिस्टेंट हैं, जो अभी जो एक्ट है जो प्रिवेल कर रहा है, तो वो सारे रिडंडेंट हो जाएंगे, वो अप्लाई नहीं होंगे। इज इट क्लियर? यस सर, क्लियर। Okay. Now come to section 5. Section 5 is very important. Section 5 talks about conditions of Hindu marriage. कब शादियां हो सकती हैं? ध्यान से समझना, इसको याद रखना बहुत जरूरी है। इसलिए जरूरी है क्योंकि ये कनेक्टेड होते हैं। ये सेक्शंस 5 सेक्शन 11 से, सेक्शन 12 से, सेक्शन 17 से, सेक्शन 18 से कनेक्टेड है ये, तो इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी है इसको। इसके लिए आपको मैं याद करने के लिए एक तरीका बताता हूं, एक ट्रिक बताता हूं आपको मैं। ट्रिपल एम याद रखो। ट्रिपल एम कहने का मतलब है फर्स्ट एम से मोनोगेमी, फर्स्ट एम इज मोनोगेमी, सेकेंड एम इज, सेकेंड के एम इज, यहां पर बात की जा रही है मेंटल कैपेसिटी की, मेंटल इनकैपेसिटी की, मानसिक रूप से कैसे हैं, सक्षम है, बीमार हैं, क्या है, उसके बारे में डिस्कस किया जा रहा है। तो ये जो मेंटल इनकैपेसिटी हो गई, ये हो गई आपका सेकेंड एम। और तीसरा एम हो गया आपका मेजर। तो ये तीन शर्तें हैं जो हिंदू मैरिज की, हिंदू विवाह की जो पहली जो तीन शर्त है वो है ट्रिपल एम। फर्स्ट इज मोनोगेमी, सेकेंड इज मेंटल इनकैपेसिटी नहीं होनी चाहिए, और थर्ड इज मेजर होने चाहिए। इनको हम वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करेंगे। और जो दो बच गए वो दो हैं आपके प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप और सपिंडा रिलेशनशिप, ये जो हमने अभी पढ़ा। तो याद रखना बहुत आसान हो गया। अगर आपको याद रखना ये बहुत जरूरी भी है क्योंकि एग्जाम में आपको ये कंडीशंस आएंगे, आपको क्वेश्चंस आएगा, प्री में भी आएगा और मेंस में लिखना होता है इसके ऊपर आंसर्स, तो हम भूल जाते हैं कई बार। तो ट्रिपल एम से आप याद रखें। तो लेट्स स्टार्ट वन। फर्स्ट वन क्या कहता है? मोनोगेमी। मैंने क्या कहा? फर्स्ट एम क्या है? मोनोगेमी। आप इसको देखो, ये क्या लिख रहा है? नाइदर पार्टी हैज अ स्पाउस लिविंग एट द टाइम ऑफ मैरिज। नाइदर पार्टी हैज अ स्पाउस लिविंग एट द टाइम ऑफ मैरिज कहने का मतलब है, मोनोगेमी कहने का मतलब है एक ही मैरिज, एक ही शादी अलाउड है जब तक वो, लेकिन वो मैरिज कैसी होनी चाहिए? वो लीगली वैलिड होनी चाहिए, लीगली वैलिड मैरिज होनी चाहिए। अगर मान लो वो मैरिज लीगली वैलिड नहीं है, अगर वैलिड नहीं है, फर्स्ट मैरिज जो की गई है, मान लो कई जगहों पर क्या होता है, कई बार क्या होता है, अपहरण करके शादी करा देते हैं, तो वो मैरिज, फर्स्ट मैरिज, अगर मान लो वहां पर अगर वो लड़का दूसरी शादी कर लेता है तो वो कोर्ट में ये प्रूव कर सकता है कि जो पहली मैरिज मेरी हुई थी वो लीगली वैलिड नहीं है, जो लॉ के प्रोविजंस हैं वो उसके अकॉर्डिंग ये वैलिड मैरिज की कैटेगरी में नहीं आता है। तो जब नहीं आता है तो नेचुरली फिर वो क्या हो गया, वहां पर जो उसकी दूसरी मैरिज थी वो वहां पर वैलिड हो जाएगी। लेकिन एज अ जनरल प्रिंसिपल, नाइदर पार्टी हैज अ स्पाउस लिविंग एट द टाइम ऑफ मैरिज। जब उसकी शादी हो रही हो, वो पहले से शादीशुदा ना हो, चाहे वो लड़का है या लड़की है। किस केस में हो सकती है? अगर उसका डाइवोर्स हो चुका है, वो डाइवोर्सी है, उसकी उसकी उसके उसका जो उसकी जो शादी है वो खत्म हो चुकी है, नल एंड, अब उसको डिक्लेयर कर दिया गया है डाइवोर्स से, तो उन केसेस में। अब यहां पर से इसके साथ आपने सेक्शन 11 भी समझना है। इफ देयर इज अ मैरिज इन कॉन्ट्रावेंशन विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 51A, अगर शादी हो जाती है तो वैसी शादियां वॉइड होंगी, शून्य होंगी, वैसी शादियों की कोई मान्यता हिंदू में, हिंदू मैरिज एक्ट में नहीं होगी। जो दूसरी मैरिज हुई, जो दूसरी शादी की गई, उसका जो स्टेटस है, उसका जो लीगल स्टेटस है, वो कॉन्क्यूबिन या मिस्ट्रेस का ही होगा,
उसका स्टेटस वाइफ का नहीं हो सकता है, लीगली वेडेड वाइफ का स्टेटस उसको नहीं मिलेगा, उसको प्रॉपर्टी के ऊपर कोई राइट नहीं मिलेगा, ना ही उसको कोई दूसरे राइट्स जो वाइफ को मिलते हैं एज पर द लॉ वो उसको मिलेंगे। तो कहने का मतलब है, जो कंक्लूजन है वो ये है कि सेक्शन 11 में जब आप देखोगे तो सेक्शन 11 में 3 ही कंडीशन बताए गए हैं जब ये मैरिज वॉइड होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन इंटरकनेक्टेड आते हैं और आपने आंसर करना होता है, हम भूलते हैं उस वक्त। तो ये जो 1 वाली जो ये ट्रिपल एम का जो पहला एम है ये वॉइड होता है, लेकिन जो दूसरे दोनों एम है वो वॉइड नहीं होते हैं। जो 2 और एम मैंने बताया, मेंटल इनकैपेसिटी और मेजर, वो वॉइड मैरिज की कैटेगरी में नहीं आता है। अगर किसी माइनर ने शादी भी कर ली तो वो भी वॉइड की कैटेगरी में नहीं आता है। अगर किसी मेंटल इनकैपेसिटी पे शादी हो गई है तो वो भी वॉइड की कैटेगरी में नहीं आता है, कि अगर लड़की बीमार है या लड़का बीमार है, नहीं बताया गया, शादी कर दी गई, तो वो शादी शून्य हो जाएगी, ऐसा नहीं है। वो क्या होगी उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये सेक्शन 11 के प्रोविजन के अकॉर्डिंग ये वॉइड होता है। क्यों वॉइड होता है? जस्ट रीड सेक्शन 17। सेक्शन 17 कहता है पेनल ऑफेंस है ये, अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 494 एंड सेक्शन 495 ऑफ इंडियन पेनल कोड। बाइगेमी, 2 शादियां अपराध हैं। यहां पर अगर मान लो कि अगर कोई करता है तो 494 495 आईपीसी के तहत वो ऑफेंस होता है। तो 51A के साथ आपने कौन कौन से सेक्शन याद रखने हैं? सेक्शन 11 के अंडर ये वॉइड मैरिज की कैटेगरी में आता है, ये शून्य होता है, ये इसकी मान्यता नहीं होती है। और दूसरा सेक्शन 17 आपने याद रखना है साथ में, जो पेनल प्रोविजंस की बात की गई है बाइगेमी से रिलेटेड, राइट? एनी क्वेरी? ओके, नाउ कम टू सेक्शन 5(1), सेक्शन 5(2). सेक्शन 5(2) कहता है, मैंने बताया आपको ट्रिपल एम का दूसरा एम, दैट इज मेंटल इनकैपेसिटी, मानसिक रूप से कोई समस्या, कोई बीमारी, जिसके बारे में डिटेल में बात कर रहा है। अनसाउंडनेस ऑफ माइंड भी कहते हैं जिसको आप। तो मैंने याद रखने के लिए आपको मेंटल इनकैपेसिटी बताया कि आप याद रख पाओ, मोनोगेमी, मेंटल इनकैपेसिटी एंड मेजर ट्रिपल एम। नाउ कम टू 2, ये कहता है एट द टाइम ऑफ मैरिज। एट द टाइम ऑफ मैरिज कहने का मतलब है प्रायर टू मैरिज, और एट द टाइम ऑफ मैरिज कहने दो, पोस्ट मैरिज की बात नहीं कर रहा है सेक्शन 2। कंफ्यूज मत होना, इंटरप्रिटेशन इज इंपॉर्टेंट व्हेन वी आर रीडिंग अ लॉ, इंटरप्रिटेशन इज इंपॉर्टेंट, उसको समझना यही है आपने। एट द टाइम ऑफ मैरिज, मैरिज के समय मतलब मैरिज से पहले की बात की जा रही है। मैरिज के बाद अगर उसको कोई बीमारी होती है, कोई वो मेंटल इनकैपेसिटी होती है, अनसाउंडनेस होती है, कोई रेकरेंट अटैक्स आते हैं उसको, वो मैरिज के बाद की बात नहीं की जा रही है। मैरिज के पहले से ही वो बीमार था, उसको डॉक्टर के पास ले जाया जाता था, उसकी ट्रीटमेंट होती थी, उसको उसका इलाज चलता था, ऐसी चीजें प्रूव करनी होती हैं। ऐसे केसेस अगर आते हैं, क्योंकि ऐसे केसेस मुश्किल होते हैं सब प्रूव कर पाना कोर्ट्स में। तो ऐसे केसेस जब कोर्ट्स में आते हैं तो ओनस ऑफ प्रूफ उसी पार्टी के ऊपर होता है जो पार्टी ऐसे मैरिजेस को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कराना चाहती है। कहने का मतलब है जो सेकंड एम है ये क्या किस कैटेगरी में आ गया? ये वॉइडेबल की कैटेगरी में आ गया। ये शून्य नहीं होता है, जैसे मैंने पहले बताया 51A शून्य होता है, वॉइड होता है, बट ये जो 52 है, सॉरी 51 शून्य होता है, 52 आपका ये वॉइड की कैटेगरी में नहीं आता है, ये वॉइडेबल होता है। वॉइडेबल कहने का मतलब क्या है? सेक्शन 12, सेक्शन 12 जो आप रीड करोगे तो वहां पर वॉइडेबल के बारे में बात की गई है डिटेल में, उसमें काफी सारे और भी प्रोविजंस हैं। तो ये वॉइडेबल की कैटेगरी में आती है। सेक्शन 12 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी 12(1)(b में इसके बारे में है कि ये वॉइडेबल की कैटेगरी में आता है। वॉइडेबल कहने का मतलब है आप कोर्ट के पास जाते हैं, आप कोर्ट से कहते हैं कि ये कंडीशंस हैं, ये अटैक्स आ रहे हैं, ये अनसाउंडनेस है, मेंटल इनकैपेसिटी है, इस मैरिज को नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जाए। फिर कोर्ट अगर उसको लगता है कि सारे एविडेंसेस को देखने की बाद हाँ इसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है, देन ओनली उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जाएगा। अब इसमें क्या क्या आता है इसको डिटेल में देखो। is incapable of giving a valid consent to it in consequence of unsoundness of mind। अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, दिमाग का पागलपन अगर कोई है जिसकी वजह से वो वैलिड कंसेंट नहीं दे सकता है या दे सकती है अपनी शादी के लिए, उसको पता नहीं है कि उसकी शादी किससे कराई जा रही है,
उसको वैलिड कंसेंट उसमें वहां पर दे सकता है, नहीं दे सकता, कुछ नहीं पता है उसके बारे में। मतलब समझ लो कि आप शादी हो रही है, वो बंदा या लड़की जाकर बैठ गई मंडप में और शादी करके आ गई। तो ये हो गया आपका पहला इसमें 252A में अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। और बी आप देखो, बी कहता है दो कैपेबल ऑफ गिविंग अ वैलिड कंसेंट। फर्स्ट तो आपका हो गया कि वैलिड कंसेंट दे ही नहीं सकता, मतलब उसको बंद समझने कहने का मतलब उसको पता ही नहीं है, पागल की शादी कराई जा रही है, उसको नहीं पता है क्या हो रहा है, उसको जो कराया जा रहा है वो हो रहा है उसके साथ बस। अब बी कहता है दो कैपेबल ऑफ गिविंग अ वैलिड कंसेंट has been suffering from mental disorder of such a kind or to such an extent as to be unfit for marriage and the procreation of children। ये इंपॉर्टेंट है कि अगर वैलिड कंसेंट दे भी सकती है तो भी सफरिंग फ्रॉम मेंटल डिसऑर्डर ऑफ सच काइंड्स, कहने का मतलब है कि एलिमेंट्स जो उसकी बीमारी है, जो एलिमेंट है, इज ऑफ सच काइंड दैट इट इज नॉट पॉसिबल टू लीड अ नॉर्मल हैप्पी मैरिड लाइफ। अगर वो वैलिड कंसेंट दे भी सकती है बट उसका जो अनसाउंडेड है, जो उसकी मेंटल कंडीशन है, वो ऐसी है कि उसके साथ वैवाहिक जीवन में रहना संभव नहीं है, तो वो फिर आपका ये बी में कवर्ड हो जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये ओनस ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होता है? उस लड़की या लड़के के ऊपर नहीं होता है जो उस मेंटल कंडीशन से जूझ रहा है, बल्कि उसके ऊपर होता है जो कोर्ट में गया है। उसको एविडेंस देने पड़ते हैं, उसको ये बताना पड़ता है, उसको ये दिखाना पड़ता है कि हाँ शादी से पहले इसकी ट्रीटमेंट चल रही थी, ये इस डॉक्टर से इसने ट्रीटमेंट ली थी, या फिर ऐसे ऐसे इंस्टेंसेस थे, या फिर समाज में कई लोगों ने देखा है, मतलब जो भी इसके लिए वो एविडेंस ला सकते हो। एंड थर्ड वन इज 5.2 का तीसरा पॉइंट है हैज बीन सब्जेक्ट टू रेकरेंट अटैक्स ऑफ इंसैनिटी, या उसको रेकरेंट अटैक्स आते हों नेचुरली, वो मेडिकल एग्जामिनेशन से वो पता लगेगा। तो ये 5.2 में ये 3 पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। मेंटल इनकैपेसिटी में वैलिड कंसेंट नहीं दे सकता है या सकती है ड्यू टू अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। अगर दे सकता है वैलिड कंसेंट, अगर उसको पता है, सहमति दे सकता है, फिर भी जो उसकी बीमारी है, जो उसका एलिमेंट है, वो ऑफ सच कंडीशन ऑफ सच नेचर दैट इट इज नॉट पॉसिबल टू लीड अ हैप्पी लाइफ विद हिज और हर, हिम और हर, वो पॉसिबल नहीं है। या फिर थर्ड है हैज बीन सब्जेक्ट टू रेकरेंट अटैक्स ऑफ इंसैनिटी, इंसैनिटी के उसको अटैक्स आते हो तो वो भी इसमें कवर्ड होता है। इसमें पहले एपिलेप्सी भी कवर्ड होता था बट एपिलेप्सी को अब इसमें ओमिट कर दिया गया है, इसमें एपिलेप्सी को ओमिट कर दिया गया है अमेंडमेंट से, नहीं तो पहले इसमें इंसैनिटी के साथ साथ एपिलेप्सी भी आता था इसमें, बट अब नहीं आता है इस प्रोविजन में। और ये किस कैटेगरी में आपका आ गया? वॉइडेबल की कैटेगरी में आ गया, सेक्शन 12 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी, 12(1)(b। तो ये आपका हो गया। नाउ कम टू थर्ड, थर्ड वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने बताया था ट्रिपल एम का तीसरा एम क्या था? मेजर। ट्रिपल एम का थर्ड एम क्या है? मेजर होना चाहिए। मेजर कहने का मतलब है लड़का 21 साल का और लड़की 18 साल की। ब्राइड और ब्राइड ग्रूम की जो एज फिक्स की गई है ये 21 ईयर्स और 18 ईयर्स की। अब ये बताओ, जैसे मैंने बताया 5(1) में कि वो वॉइड हो गई, अगर बाइगेमी हुई, दूसरी शादी हुई, मैरिज वॉइड है, नल एंड वॉइड, शून्य है। बी में बताया आपको मैंने मेंटल इनकैपेसिटी है, देन मैरिज इज वॉइडेबल अंडर सेक्शन 12(1)(b। अब ये 3 वाला क्या होगा? ये वॉइड होगा या वॉइडेबल होगा? अगर चाइल्ड मैरिज हो गई तो ये एग्जाम में ये क्वेश्चन काफी आता है, whether it is void or voidable. I request you all to please mute yourselves. इसमें आंसर्स आ रहे हैं void, voidable, void, voidable, ऐसे आंसर्स आ रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, आप लिख लो, नोट डाउन कर लो कि ये जो थर्ड कंडीशन है ये ना void होता है ना voidable होता है। इट इज नाइदर void नॉर voidable। ये डॉक्ट्रिन ऑफ फैक्टम वैलेट इसके ऊपर अप्लाई होता है, डॉक्ट्रिन ऑफ फैक्टम वैलेट इसके ऊपर अप्लाई होता है। ऐसे मैरिजेस नाइदर वॉइड नॉर वॉइडेबल, शादी हो गई, अगर चाइल्ड मैरिज भी हो गई तो इसमें पनिशमेंट है इसके बारे में। जो सेक्शन 18 है, सेक्शन 18 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट जब आप देखोगे तो वहां पर उसके लिए पनिशमेंट है, 15 दिन की सजा है, 1000 रुपए का फाइन है। लेकिन ये शादियां निरस्त नहीं होती हैं, ये शादियां शून्य नहीं होती हैं, ये शादियां, इन शादियों को चैलेंज कोर्ट में भी नहीं किया जाता। कुछ कंडीशंस हैं जो सेक्शन 12 इसमें आप देखोगे 13,
सबसेक्शन 2 सब क्लॉज 4 13 to 4 उसमें आपको कुछ कंडीशंस मिलेंगे। अगर चाइल्ड मैरिज हो गया है तो उसका डाइवोर्स कैसे कराया जाए, इसके बारे में सेक्शन 13 में हम डिस्कस करेंगे। बट चाइल्ड मैरिज को डिवोर्स होता है, आप समझ लो इससे ही। ये 13 to 4 में डिवोर्स के बारे में बात कराया गया। अगर कोई ऐसी शादी हो जाती है चाइल्ड मैरिज, जैसे नरेंद्र मोदी जी की भी हो गई थी, वो छोड़कर चले गए थे, तो मैरिज लेकिन वैलिड थी। अभी हाल ही में जो उन्होंने इलेक्शन कैंपेन में अपना वो लिखा था, अपना क्या कहते हैं उसको, जो अपनी देते हैं डिक्लेरेशन, तो डिक्लेरेशन में उन्होंने लिखा था अपनी वाइफ का नाम, फर्स्ट टाइम डिक्लेयर किया था जब लोकसभा इलेक्शन हुए थे, जब बट उनकी मैरिज तब हुई थी जब वो 12 साल के ही थे या 13 साल के थे शायद। तो कहने का मतलब है कि जो ये चाइल्ड मैरिजेस होते हैं, ये वैसे मैरिजेस जो कि जिसमें लड़का मेजर नहीं है, ब्राइड और ब्राइड ग्रूम की जो एज है 21 साल की और 18 साल की वो पूरी नहीं हुई है, तो ऐसे मैरिजेस ना तो वॉइड होते हैं ना ही वॉइडेबल होते हैं, ऐसे मैरिजेज वैलिड होते हैं। इनका डिवोर्स के लिए इनके लिए कंडीशंस दिए हुए हैं। अगर ऐसे मैरिजेज में डिवोर्स लेना है तो उसके लिए 13 to 4 अप्लाई होता है। अब यहाँ पर एक चीज, एक क्वेश्चन और आता है यहाँ पर कि अगर मान लो कि ऐसे मैरिजेस हो गए हैं, चाइल्ड मैरिजेस हो गए हैं, तो उन केसेस में जो मेंटेनेंस या उसकी जिम्मेवारी किसकी होती है, तो इसके बारे में जो प्रोविजंस है वो सेक्शन 125 में है, सेक्शन 125 सीआरपीसी में। वहां पर बताया गया है कि वहां पर जो डॉटर्स, ऐसी बेटियां जिनकी शादी हो गई हैं और लड़का भी माइनर ही है, मेजर नहीं है, चाइल्ड मैरिज हुई है, तो उन केसेस में वहां पर वो उसके मेजर होने तक उस अपनी बेटी को मेंटेनेंस वो देते हैं, उसका भरण पोषण वहां पर करते हैं। सेक्शन 125 सीआरपीसी में आप इसको देख सकते हो। अब इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, व्हाई चाइल्ड मैरिज इज नॉट वॉइड और वॉइडेबल? बिकॉज अंडर हिंदू लॉ मैरिज इज अ सेक्रामेंट, मैरिज इज अ सेक्रामेंट नॉट कॉन्ट्रैक्ट। मैरिज को संस्कार माना गया है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना गया है, संविदा नहीं माना गया है। नेचुरली जब मैरिज को कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना गया है, सेक्रामेंट माना गया है, तो ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ फैक्टम वैलिड है ये यहाँ पर अप्लाई होता है। डॉक्ट्रिन ऑफ फैक्टम वैलिड क्या कहता है? फैक्ट कैन नॉट बी ऑल्टर्ड बाय 100 टेक्स्ट। लिख लो इसको। कई बार जब एग्जाम में आप चाइल्ड मैरिज के क्वेश्चन को आंसर करते हो तो आप डॉक्ट्रिन ऑफ फैक्टम वैलिड के बारे में बात कर, आप उसमें लिख सकते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ फैक्टम वैलिड मींस फैक्ट कैन नॉट बी ऑल्टर्ड बाय 100 टेक्स्ट। कहने का मतलब है व्हेन एक्ट इज डन, चाहे भले ही जितनी भी बातें 100 टेक्स्ट अलग अलग बातें लिखी गई हों, लेकिन जब ऐसी बातें, ऐसा कुछ हो चुका है तो वहां पर उसको स्टैंड किया जाएगा, उसको मान्यता दी जाएगी। हिंदू लॉ में चाइल्ड मैरिज को इसलिए मान्यता दी गई है, वैलिड इसको कैटेगरी में रखा गया है, बिकॉज मैरिज इज सेक्रामेंट एंड नॉट कॉन्ट्रैक्ट। इसके बारे में कुछ डिटेल में कुछ केस लॉ से मैं कल और इसको डिस्कस करूंगा, चाइल्ड मैरिज को। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सिंस टुडेज टाइम इज रनिंग आउट, सो आज का क्लास मैं एंड कर रहा हूँ। ओके सॉरी, नेक्स्ट फ्राइडे, अब इसकी जो क्लासेस हैं वो फ्राइडे, सैटरडे, संडे होंगी, तो नेक्स्ट फ्राइडे इसको आगे कंटिन्यू करेंगे सेक्शन 5 को। आई होप कि जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है। आप आसान है, छोटा सा एक्ट है, बट आपने कॉन्सेप्ट रखना है क्योंकि बड़ा रोल प्ले करता है एग्जाम में। एग्जाम में ये जो एक्ट्स हैं, ये हिंदू लॉज हैं, ये आपका एक बड़ा एरिया कवर करता है और स्कोरिंग भी होता है ये। अगर आपने अच्छे से आंसर किया है क्वेश्चंस को, अगर आपने समझा है, तो आप प्री में भी, अगर आपने एक्ट समझ लिया है, उसकी इंटरप्रिटेशन समझी है, तो आप प्री में भी आंसर्स कर पाओगे और मेंस में भी आंसर